टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियर मैकेनिक्स संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर द टेंशन इन द रोप एसी इज। एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें रोप एसी का टेंशन क्या लग रहा है उसको बताना है। तो डायग्राम में देखेंगे एक सी पॉइंट है, ए पॉइंट है और डी पॉइंट है। सी पॉइंट से ए पॉइंट पर एक लोड लटका हुआ है बी पॉइंट पर, 10 किलोग्राम का लोड है। अगर हम देखें ए से जो सी ए एंगल है, ए एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ डी एंगल जो दिया है यहाँ पर वो कितना है 30 डिग्री है। तो इसमें हमको जो टेंशन निकालना वो किसका निकालना है, ए सी का टेंशन निकालना है, टी ए सी। इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्यूशन देखेंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं। जब हम फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर यहाँ से 10 किलोग्राम का मास लटका हुआ है बी पॉइंट पर। ए पॉइंट से जिसमें ए और सी के बीच में फोर्स लग रहा है एफ ए सी, फोर्स ए सी है। और ए और डी के बीच में फोर्स लग रहा है फोर्स ए डी। और ए और बी के बीच में फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ए बी। तो तीन फोर्सेस में जनरेट हो रहे हैं, एफ ए सी, दूसरा है एफ ए डी, तीसरा है एफ ए बी। इस तरीके से तीन फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें, जो कि डी पॉइंट पे इसमें एंगल दिया था 30 डिग्री। तो इसका भी हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो ये भी 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है तो इस साइड भी 90 डिग्री रहेगा। तो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 डिग्री जो रहेगा तो ये एंगल आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल हो जाएगा कौन सा वाला, ये वाला। और इसमें 30 यहाँ से माइनस होगा 90 में से, तो यहाँ 60 डिग्री रहेगा, ये 90 रहेगा। तो 90 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। और ये वाला रहेगा कितना, 90 डिग्री के बराबर। तो जब हम इसमें लामिस थ्योरम लगाएंगे तो अगर हम एफ ए सी लेते हैं फोर्स, तो इसके लिए हमको लेना है एंगल 120 डिग्री। अगर हम 10 किलोग्राम मास पर एफ ए बी ले रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा कौन सा, 150 डिग्री एंगल लेना है। और एफ ए डी पर लेना है कितना, 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से हमको इसमें लामिस थ्योरम लगाना है और लामिस थ्योरम लगा करके इसमें वैल्यू पुट करना है। तो फ्रॉम लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या है, ए सी अपॉन साइन 120 डिग्री। तो एफ ए सी है, इसके सामने कितना है, साइन 120 डिग्री का एंगल। तो एफ ए सी अपॉन साइन 120 डिग्री। ए डी, एफ ए डी जो है उसका अपॉन हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। सो यहाँ हो जाएगा ए डी अपॉन साइन 90 डिग्री। एंड ए बी, जो ए बी है, ए बी कौन सा है, ये वाला है। ए बी के सामने कौन सा आ जाएगा, 150 डिग्री एंगल रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन साइन 150 डिग्री, ए सी अपॉन साइन 120 डिग्री, ए डी अपॉन साइन 90 डिग्री और ए बी अपॉन साइन 150 डिग्री। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी दो एंगल को दो को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए बी हमको दिया हुआ है कितना, 10 किलोग्राम का वेट है इसमें। तो इसके आधार पर हम इसमें लेंगे, तो इसमें लेंगे हम ए डी साइन 90 डिग्री इक्वल टू लेंगे ए बी साइन 150 डिग्री। सो ए डी अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 150 डिग्री। चूँकि ए बी दिया हुआ कितना, 10 किलोग्राम, सो 10 अपॉन साइन 150 डिग्री है 0.5 और ए डी अपॉन 1 है। तो यहाँ ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू आ जाएगा 20 किलोग्राम। सो ए डी इसमें कितना आ जाएगा, फोर्स ए डी लगेगा कितना, 20 किलोग्राम का वेट लगेगा। अब इसमें लेते हैं हम ए सी साइन 120 डिग्री इक्वल टू ए बी साइन 150 डिग्री। सो ए बी ले लो या फिर हम ए डी साइन 90 डिग्री भी ले सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ ले लेंगे ए सी अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू ए डी अपॉन साइन 90 डिग्री। सो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ये साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन साइन 90 डिग्री इंटू साइन 120 डिग्री। तो ए डी हमको कितना था, 20 डिग्री, 20 किलोग्राम है। तो यहाँ पर कितना, 20 किलोग्राम अपॉन साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू साइन 120 कितना होता है, 0.866 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 9.81 न्यूटन इंटू 0.866। 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के फॉर्म में कर रहे हैं अगर हम तो 1 किलोग्राम जो रहेगा वो रहेगा 9.81 न्यूटन के बराबर। 9.81 न्यूटन इंटू 0.866, ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू आ जाएगा 169.91 न्यूटन के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
169.90 न्यूटन के बराबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेज ईच इक्वल आर टू P/2 act at right angles. Their effect may be neutralized by a third force acting along their bisector in the opposite direction with the magnitude of। दो फोर्स दिए हैं जो कि इक्वल हैं P/2 के, इसमें राइट एंगल में लग रहा है और इसका इफेक्ट जो है न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है थर्ड फोर्स के लिए क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन इन दी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि दो फोर्स हैं P/2 के बराबर, तो इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं गिवन इक्वल टू दिया है F1 इक्वल टू F2 दिया है P/2 के बराबर। एंगल बिटवीन फोर्सेज है 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए हम रिजल्टेंट फोर्स लेंगे F इक्वल टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के बराबर। चूँकि F1 और F2 कितना है, P/2 के बराबर है, इसलिए इसको लिख सकते हैं रूट P/2 का होल स्क्वायर प्लस P/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू P/2 इंटू कॉस 90 डिग्री। क्योंकि आपको मालूम है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वेरिएबल 0 हो जाएगा, जिसके कारण इसमें लिखा जाएगा रूट P/2 का होल स्क्वायर प्लस P/2 का होल स्क्वायर प्लस 0, यहाँ हो जाएगा कितना, P² बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू P/√2 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर P/√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज P वेक्टर P इक्वल टू -2i -3j एंड Q इक्वल टू 3i -4j will lead in quadrants to be reckoned एंटी-क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट। तो इसमें जो कि दिया हुआ है रिजल्टेंट फोर्स P दिया हुआ है -2i -3j एंड Q इक्वल टू दिया है 3i -4j, जो कि क्वाड्रेंट टू बी रेकॉर्ड एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। इसमें क्वाड्रेंट बताना कौन से में रहेगा, इसका आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेज इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट ऑफ। पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेज में जो कि कंप्यूटिंग आप यूजफुल रिजल्टेंट क्या होगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज कहलाएगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, द क्वांटिटी हुज डायमेंशंस आर m² L² T⁻³ कुड बी प्रोडक्ट ऑफ, किसका है ये, मास एंड पावर का है। इसका सॉल्यूशन भी, चूँकि आपको मालूम है डायमेंशन जो प्रोडक्ट इक्वल टू होता है मास इंटू पावर के बराबर। सो मास m इंटू पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वॉल्यूम, तो F इंटू V लिख सकते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू जो इसमें फोर्स आएगा वो m से आएगा इंटू L/T² होगा, किसका, ये इसका वेलोसिटी का। तो यहाँ हो जाएगा L इंटू L/T हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, m² L² और T⁻³ इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस रहेगा, यूनिट क्या रहेगी, m² L² T⁻³ के बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा m² L² T⁻³ जो है वो है मास एंड पावर के लिए। सो द क्वांटिटी हुज डायमेंशंस आर m² L² T⁻³ कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पावर, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, क्या हो, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेज की कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, वो होगी समीशन H इक्वल टू 0 रहेगा एंड समीशन V इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है वो बराबर 0 रहेगा, सम ऑफ द वर्टिकल भी इक्वल टू 0 रहेगा। तो समीशन H इक्वल टू 0 एंड समीशन V इक्वल टू 0 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बोला गया है B एंड C, मतलब अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज 0 व्हाट द मोमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज नॉट 0। अगर रिजल्टेंट के सभी फोर्सेज 0 हो परंतु मोमेंट ऑफ फोर्स का कोई भी पॉइंट
जीरो ना हो तब भी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। दूसरा है द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो बट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज नॉट जीरो। अगर मूवमेंट के सभी फोर्सेज जीरो होते हैं और इसमें रिजल्टेंट का कोई भी फोर्स नहीं जीरो ना हो तब भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की दो कंडीशन होंगी, ए एंड बी एंड सी आएगा इसमें। तो बी है इसमें रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज जीरो वट द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज नॉट जीरो। मतलब रिजल्टेंट के सभी फोर्सेज जीरो होंगे परंतु मोमेंट ऑफ फोर्सेज का कोई भी फोर्स पॉइंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकती है द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो बट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज नॉट जीरो। मतलब मूवमेंट के फोर्सेज जो हैं वो कोई भी पॉइंट पर जीरो नहीं होंगे अगर, तो उसके जो रिजल्टेंट के सभी फोर्स हैं वो जीरो नहीं होंगे, तो जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अगला क्वेश्चन है फोर फोर्सेज P, 2P, 3P एंड 4P act along the sides of a square taken in order the resultant force is। चार फोर्सेज हैं P, 2P, 3P एंड 4P जो कि एक स्क्वायर की कंडीशन में साइड पर फोर्स जनरेट हो रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो निकालना है। इसका सॉल्यूशन है, इसमें ए से बी पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, बी से सी के बीच में फोर्स 2P हो रहा है और सी से डी के बीच में 3P फोर्स अप्लाई हो रहा है और डी से ए के बीच में 4P अप्लाई हो रहा है जो कि स्क्वायर कंडीशन में। मतलब स्क्वायर कंडीशन में ये फोर्स जनरेट अप्लाई हो रहा है, एक ए टू बी P फोर्स और बी से सी 2P और सी से डी 3P एंड डी से ए के बीच में 4P। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं। सो समीशन H इक्वल टू जीरो लेते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो इसमें आ जाएगा FH इक्वल टू P इस साइड वाला पॉजिटिव वाला माइनस ये 3P जो रहेगा नेगेटिव साइड का है तो -3P, तो P -3P होगा जिसको हम लिख सकते हैं -2P। मतलब समीशन H जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में है तो FH इक्वल टू आ जाएगा -2P के बराबर। नेट वर्टिकल फोर्स लेते हैं तो वर्टिकल फोर्स में हम लेंगे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। तो इसमें हम जानते हैं जो 2P है वो प्लस वाली कंडीशन में है तो 2P, ये 4P है जो डाउनवर्ड में है मतलब नेगेटिव में है तो इसलिए -4P होगा, इसलिए लिख सकते हैं 2P -4P जिसको कर सकते हैं -2P के बराबर। तो FV इक्वल टू क्या हो जाएगा, FV इक्वल टू हो जाएगा वर्टिकल फोर्सेस के लिए -2P के बराबर। सो रिजल्टिंग फोर्स जब निकालेंगे तो हो जाएगा R इक्वल टू रूट FH का स्क्वायर प्लस FV का स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना है, -2P के बराबर है, तो यहाँ -2P का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस FV कितना है -2P है तो यहाँ भी लिख देंगे -2P का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4P का स्क्वायर प्लस 4P का स्क्वायर मतलब 8P का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें क्या लिखेंगे 2√P, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा 2√P के बराबर। इस तरीके से इसको सॉल्व, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√P, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 situated at a distance d apart is given by। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दो बॉडी में m1 एंड m2 मास और इसकी डिस्टेंस d के ऊपर से क्या होगा, इसका आंसर है ये F इक्वल टू फार्मूला होगा G इंटू m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के लिए अगर हम अट्रैक्शन के लिए फोर्स लगाएंगे तो ये रहेगा F इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है a force F equal to 3I plus 8J minus 5K act at a point P 2, 5, 6, what will be the moment of the force about the point Q 3, 1, 4। एक फोर्स है जो कि F इक्वल टू दिया है 3I प्लस 8J 10I प्लस 8J माइनस 5K जो कि एक पॉइंट P पर है जो कि 2, 5, 6 है।
सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ द फोर्स बताना है अबाउट पॉइंट पर, किससे 314 के अबाउट सॉल्व करेंगे। इसका ये सॉल्यूशन है। वी नो दैट मोमेंट इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मोमेंट अबाउट क्यू इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर जो कि एफ क्रॉस वेक्टर पी क्यू। सो पी क्यू का मतलब होता है क्यू माइनस पी वेक्टर्स कहलाता है। क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है, ये दिया है 3i माइनस प्लस जे प्लस 4k, और पी दिया है माइनस, इसको लगा देंगे 2i प्लस 5j प्लस 6k, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको माइनस करेंगे तो i से i माइनस होता है, तो 3i माइनस 2i करेंगे तो i आ जाएगा, j माइनस 5k करेंगे तो माइनस 4j हो जाएगा, 4k माइनस 6k करेंगे तो माइनस 2k हो जाएगा। मतलब वेक्टर पी क्यू अगर हम निकालेंगे तो वेक्टर पी क्यू कितना आ जाएगा, i माइनस 4j माइनस 2k। सो मोमेंट अबाउट करेंगे q इक्वल टू वेक्टर f इन क्रॉस वेक्टर पी क्यू। सो वेक्टर f क्रॉस वेक्टर पी क्यू करेंगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं i j के फॉर्म लिखा जाएगा। जो वेक्टर f वाला है तो f में क्या आ जाएगा 10 8 माइनस 5 आएगा, और जो वेक्टर पी क्यू है उसमें आ जाएगा 1 माइनस 4 और माइनस 2 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमको इसमें रखना है वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर पी क्यू के फॉर्म में। इसको जब हम करेंगे तो इसमें आई को लेंगे, जब हम आई को लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें ये और ये नेगलेक्ट हो जाता है, बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 8 टू द 16 और 5 4 द 20 हो जाएगा। और अगर हम जे का करते हैं, जे को लेते हैं तो जे वाले में ये लाइन कम क्रॉस हो जाती है और ये वाली लाइन क्रॉस हो जाती है, ये 2 बचता है और माइनस 2 तो माइनस 20, माइनस 5 और 1 तो माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस कर सकते हैं। जब के वाला फॉर्मेट लेंगे तो के वाले में ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, बाकी बचेगा ये, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा, तो माइनस 40 माइनस 8 के बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर पी क्यू, ये हो जाएगा माइनस 36i माइनस 15j माइनस 48k के बराबर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा माइनस 36i प्लस 15j माइनस 48k, जो कि एफ वेक्टर एफ ये दिया हुआ था, इसके क्रॉस में पी क्यू लिया था, तो पी क्यू का हमने सॉल्व किया तो पी क्यू का आ गया, तो इसके आधार पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा माइनस 36i प्लस 15j माइनस 48k के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग फ्लूइड मास में बी ब्रॉट to a static equilibrium position by applying an imaginary inertia force of the same magnitude as that of the accelerating force but in the opposite direction. This is called, एक मूविंग फ्लूइड मास है जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इसमें इमेजिनरी इनर्शिया फोर्स अप्लाई हो रहा है सेम मैग्नीट्यूड पे, तो इसका एक्सेलरेशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, क्या बोलेंगे, इसका आंसर है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के आधार पे होता है। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है, अ मूविंग फ्लूइड मास में बी ब्रॉट टू अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन by applying an imaginary inertia force of the same magnitude as that of the accelerating force but in the opposite direction. This is called डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे पहला है, इट स्टेट्स दैट अंडर एक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड इफेक्टिव फोर्स बॉडी विल बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी होगी तो उसमें क्या होगा, जो फोर्स होगा इनर्शिया फोर्स इफेक्टिव फोर्स में होगा। सो पर्पस ऑफ द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल टू कन्वर्ट अ डायनामिक प्रॉब्लम इनटू स्टैटिक प्रॉब्लम। डायनामिक जो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का मेन पर्पस होता है, उसके प्रिंसिपल के आधार पे ये कन्वर्ट करता है डायनामिक प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में और स्टैटिक प्रॉब्लम को डायनामिक प्रॉब्लम में। सो इनर्शिया फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड नॉट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में अपोजिट होता है, बाकी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में अपोजिट नहीं होता। तो इसके तीन इसके प्रिंसिपल हैं डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में। सबसे पहला है, इट स्टेट्स दैट अंडर एक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड इफेक्टिव फोर्स बॉडी विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरा है, पर्पस ऑफ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल टू कन्वर्ट अ डायनामिक प्रॉब्लम इनटू स्टैटिक प्रॉब्लम।
थर्ड है इनर्शिया फोर्स आर ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड नॉट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इक्वेशंस आर यूज्ड इन इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस। इसका आंसर है 3 इक्वेशंस आर यूज्ड इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग एट पॉइंट इन सच अ वे दैट बोथ द फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज। दो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन पर और 20 न्यूटन पे, जो कि एक पॉइंट पर दोनों फोर्सेज पर परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहे हैं, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ देयर फोर्सेज करना। इसका सॉल्यूशन है क्योंकि P इक्वल टू 10 न्यूटन है, Q इक्वल टू 20 न्यूटन है, थीटा इक्वल टू इसमें एंगल होगा 90 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो P कितना रखना है इसमें 10, Q 20 और थीटा रखना है 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 500 रूट। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 22.36 न्यूटन आ जाएगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 22.36 न्यूटन के बराबर। तो इसका आंसर लगा देते हैं 22.36 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड with an acceleration of 2 meter per second square. What is the apparent weight of body for g equal to 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, जो कि लेफ्ट मूविंग अपवर्ड की तरफ लग रहा है, इसमें एक्सेलरेशन फोर्स है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का एपरेंट वेट क्या होगा जब यदि g इक्वल टू ले रहे हैं 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग में क्या है, लिफ्ट में अगर देखेंगे तो लिफ्ट में m मास का वेट है, जिसको हम अगर देखें तो m इंटू जी लगेगा नीचे साइड ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो ऊपर रहेगा न्यूट्रल n रहेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन a इस तरीके से होगा लिफ्ट में। सो एपरेंट वेट n इक्वल टू होगा, नेट पे वेट कहलाता है, इसको एपरेंट वेट बोलेंगे, ma मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल प्लस m इंटू जी मास इंटू ग्रेविटेशन। तो m इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस जी के बराबर, क्योंकि m दिया है, मास दिया है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन दिया है 2 दिया है, प्लस g करना है, तो g कितना दिया है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 इंटू 2 प्लस 9 होगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 110 न्यूटन। इसलिए एपरेंट वेट कितना आ जाएगा 110 न्यूटन के, इसलिए इसका आंसर लगा देंगे 110 न्यूटन के बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय। यदि नंबर ऑफ फोर्सेज एक पॉइंट से अगर एक्ट हो रहे हों तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। इसका आंसर है रूट समीशन v का स्क्वायर प्लस समीशन h का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का। इसको कैसे आता है इसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे तो इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, जैसे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। सो इसमें अगर हम देखें तो ये वर्टिकल में देखेंगे तो ये साइन के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर थीटा एंगल है F1 फोर्स F3 फोर्स का, F1 फोर्स का अल्फा एंगल है और F2 फोर्स का बीटा एंगल है। सो इसमें हम लगा सकते हैं साइन एंगल के फॉर्म में रहेगा तो F1 साइन बीटा, F यहाँ रहेगा जैसे, तो इसमें हम लिख सकते हैं F2 साइन थीटा, F3 साइन थीटा और F1 साइन अल्फा, इस तरीके से इसमें रहेगा। तो यहाँ पर फोर्स होगा F1 F2 जो रहेगा वो साइन बीटा के फॉर्म में रहेगा, और F1 रहेगा वो साइन अल्फा के फॉर्म में रहेगा, और F3 रहेगा वो रहेगा साइन थीटा के फॉर्म में। सिमिलरली इसमें कॉस के फॉर्म में भी लिखना है, तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल में कॉस रहेगा, तो यहाँ F2 कॉस बीटा, F3 कॉस थीटा और F1 कॉस अल्फा होगा। यहाँ पर भी चेंज होगा फोर्स को, तो फोर्स को हम बताएंगे अगर, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा F3 साइन थीटा होगा, इसका थीटा एंगल है, और F1 के साथ में रहेगा साइन अल्फा, और F2 के साथ में रहेगा
साइन बीटा, इस तरीके से इसको लिखना है। अब इसमें क्या है, चूंकि समेशन आप ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स के कंपोनेंट लेंगे, सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंगे, सबसे पहले समेशन एच लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल की कंडीशन में ये आएंगे, लिखेंगे F2 कॉस बीटा प्लस F3 कॉस थीटा प्लस F1 कॉस अल्फा हो जाएगा। और वर्टिकल में क्या आ जाएगा, ये आएगा, वर्टिकल में ये आएगा, तो इसमें आ जाएगा समीशन भी इक्वल टू F1 साइन अल्फा प्लस F3 साइन थीटा प्लस F2 साइन बीटा। सो इसमें रिजल्टेंट फोर्स आएगा R इक्वल टू रूट समीशन भी का स्क्वायर प्लस समीशन H का स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा समीशन H का स्क्वायर प्लस समीशन B का स्क्वायर। तो इसका ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रूट समीशन V का स्क्वायर प्लस समीशन H का स्क्वायर।